हमारे आज के क्लास में जेंडर एंड सोसाइटी जिसके क्वेश्चन 2022-24 सेशन में पूछे गए थे उसके क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन है द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जेंडर कॉन्स्टेंसी। जेंडर कॉन्स्टेंसी का पहला स्टेज कौन सा होता है? तो जेंडर स्टेबिलिटी, जेंडर लेबलिंग, जेंडर कंसिस्टेंसी या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा जेंडर लेबलिंग। मतलब जेंडर किस तरीके से बढ़ता है तो हम लोग लेबल कर देते हैं, हम लोग निशान दे देते हैं कि बाबू तुम लड़के हो तुम ये काम करना पड़ेगा, तुम लड़की हो तुम ये काम करना पड़ेगा। आंसर भी है कि अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग थ्योरी ऑफ जेंडर डेवलपमेंट द स्टेजेस आर, 3 तरह के स्टेजेस होते हैं, जेंडर लेबलिंग, जेंडर स्टेबिलिटी और जेंडर कंसिस्टेंसी। तो हमसे पहला स्टेज पूछा गया था जो कि हमारा होता है जेंडर लेबलिंग। जेंडर लेबलिंग इज द फर्स्ट स्टेज वेयर चिल्ड्रन आइडेंटिफाई देमसेल्फ एज बॉयज और गर्ल। तो जेंडर लेबलिंग से लड़का या लड़की को पता चलता है कि वो कौन है। सेकंड क्वेश्चन है द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वाज सेट अप एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी इन जनवरी। तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन था वो जनवरी में कौन से साल में शुरू किया गया था? 1992, 1999, 1995, 1989। इसका आंसर होगा 1992। द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वाज एस्टैब्लिश्ड इन जनवरी 1992 एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990। तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 के अकॉर्डिंग नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को इस्टेब्लिश किया गया था। अगला क्वेश्चन है द अपोजिट ऑफ जेंडर सेंसिटिविटी इज। जेंडर सेंसिटिविटी का अपोजिट क्या होगा? जेंडर एनालिसिस, जेंडर ब्लाइंडनेस, जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर पैरिटी। जेंडर सेंसिटिविटी मतलब जो जेंडर को लेकर के उनको पता होता वो जागरूक होते हैं, तो इसका अपोजिट क्या होगा? जो जेंडर को लेकर अंधे हो जाएंगे, जेंडर ब्लाइंडनेस। तो जेंडर ब्लाइंडनेस इसका आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन है जेंडर ब्लाइंडनेस मीन्स इग्नोरिंग जेंडर डिफरेंसेस एंड इनइक्वालिटीज विच इज अपोजिट टू जेंडर सेंसिटिविटी। जेंडर सेंसिटिविटी का अपोजिट होता है जेंडर ब्लाइंडनेस, जिसमें हम लोग जेंडर के डिफरेंसेस और उसकी इनइक्वालिटी को नज़रअंदाज करते हैं। जेंडर सेंसिटिविटी क्या हो गया? रिकॉग्नाइजेस एंड रिस्पेक्ट जेंडर डिफरेंसेस एंड प्रमोट इक्वालिटी। कि जेंडर के बीच में जो भी डिफरेंसेस है उसको हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं और उसको क्या प्रमोट करते हैं? इक्वालिटी। वही दूसरी ओर जेंडर ब्लाइंडनेस क्या हो जाता है? इग्नोर जेंडर डिफरेंसेस एंड लीड टू इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। कि जेंडर को हम लोग जो जेंडर डिफरेंसेस होता है उसे हम लोग इग्नोर करते हैं, जिसके कारण इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट वाज पास्ड ऑन। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट कब पास हुआ था? 1990, 1995, 2005, 2020। तो इसका आंसर हो जाएगा 1990। द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट वाज पास्ड इन 1990। नेक्स्ट क्वेश्चन इन हाउ मेनी ग्रुप्स इज द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम डिवाइडेड। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्कीम है वो कितने पार्ट में बांटा गया है? 4, 3, 2, 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। द प्रोग्राम ब्रॉडली फोकसेस ऑन, किन चीज़ों फोकस करता है? एडवोकेसी एंड मीडिया कैंपेन, कि मीडिया का इस्तेमाल करते हुए सब चीज़ को बताए। मल्टी सेक्टर एक्शन, मल्टी सेक्टर एक्शन में क्या होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स और सर्विसेज में उनका इन्वॉल्वमेंट किया जाता है। कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, कि जितने भी कम्युनिटी होते हैं या फिर लोकल स्टेक होल्डर्स होते हैं, लोग जो लोकल लोग होते हैं उनका बिहेवियर में बहुत तरह का बदलाव देखने को मिलता है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम 3 पार्ट में डिवाइडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर द रिसेंट एफर्ट्स इन द वुमेन एजुकेशन। क्या क्या नए इस समय में रिसेंट टाइम में एफर्ट किए गए हैं, प्रयोग किए गए हैं जो वुमेन एजुकेशन के लिए बेहतर है? तो पहले समझते हैं इसका इंट्रोडक्शन। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च सेवरल प्रोग्राम्स टू इम्प्रूव वुमेन्स एजुकेशन एंड रिड्यूस जेंडर डिस्पैरिटी। भारत सरकार ने बहुत तरह का प्रोग्राम को लॉन्च किया है जिसमें महिलाओं को एजुकेशन मिलता है और उनके साथ जो उनके जेंडर को लेकर के, जो उनको लिंग को लेकर के उनके साथ भेदभाव किया जाता है उसे खत्म किया जाता है। एजुकेट अ चाइल्ड एम्पावर वुमेन एम्पावर नेशन, कि अगर हम लड़की को पढ़ाते हैं तो वुमेन्स जो है वो एम्पावर होती है, महिला में सशक्तिकरण होता है, जिससे देश में सशक्तिकरण, देश में शक्ति आती है। तो रिसेंट एफर्ट्स मेड बाय द गवर्नमेंट ने क्या किया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये स्टार्ट हुआ था 2015 में, जिसमें सारी की सारी लड़की को पढ़ने के लिए बोला जाता है और उनके अंदर जागरूकता स्टार्ट की जाती है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के।
समग्र शिक्षा अभियान क्या है? इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन फॉर ऑल गर्ल्स, सारी के सारी लड़कियों को पढ़ने का मौका। फिर अगला क्वेश्चन है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय क्या है? रेसिडेंशियल स्कूल फॉर डिसएडवांटेज गर्ल, मतलब ऐसी लड़कियां जो किसी कारण से पढ़ नहीं पाती हैं या फिर विद्यालय नहीं जा पाती हैं, उनके लिए प्रोग्राम लाया गया। नेशनल पॉलिसी एजुकेशन NEP 2020 यह क्या कहता है? एम्फेसिस गर्ल इंक्लूजन फंड, कि लड़कियों को पढ़ाई में मौका दिया जाए और उसके लिए उनको पैसे मिलेंगे। प्रमोट इक्वल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, कि चाहे लड़कियां हो कोई भी हो उनको इक्वल एजुकेशन का एक्सेस मिलता है। स्कॉलरशिप फॉर गर्ल्स, फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द गर्ल्स टू परस्यू हायर एजुकेशन, वैसी लड़कियां जिनके पास पैसों की कमी है उनके लिए स्कॉलरशिप दिया जाता है। फिर टेक्स्ट बुक यूनिफॉर्म एंड मिड डे मील, तो उनको क्या इंकरेज किया जाता है कि विद्यालय में लड़कियां रहें तो उनको खाना कपड़े सब कुछ मिलते हैं। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? दिस इनिशिएटिव हैज सिग्निफिकेंट इम्प्रूव फीमेल लिटरेसी एंड एजुकेशनल पार्टिसिपेशन वुमेन गर्ल्स, एम्पावरिंग गर्ल्स एंड बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग इक्वल एंड डेवलप नेशन, कि जितने भी इनिशिएटिव्स थे इन चीज़ों की जो शुरुआत की थी जिसके कारण क्या होता है, फीमेल की जो लिटरेसी है, महिलाओं का जो पढ़ने लिखने का जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ते गया, उनका एजुकेशन में पार्टिसिपेशन होने लगा, फिर गर्ल्स जो है वो एम्पावर होने लगी, स्ट्रॉन्ग बनने लगी, इक्वल होने लगी और देश को भी डेवलप करने में मदद करने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी एंड इक्विटी, इक्वालिटी और इक्विटी के बीच में क्या डिफरेंस है? देखिए एक तरफ है इक्वालिटी गिविंग एवरी स्टूडेंट सेम सपोर्ट, चाहे लड़का हो या लड़की हो, किसी भी बैकग्राउंड का हो, सबको इक्वल सपोर्ट दिया जाता है। इक्विटी क्या होता है? प्रोवाइडिंग एडिशनल सपोर्ट टू स्टूडेंट्स हु नीड इट, मतलब जिन बच्चों को सपोर्ट की ज़रूरत है उनको सपोर्ट दिया जाता है। तो जहाँ एक तरफ इक्वालिटी में क्या बोला जाता है, सब लोग को सेम ट्रीटमेंट दिया जाए, वही इक्विटी में बोला जाता है कि जिसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है उन्हें दिया जाएगा। इक्वालिटी में यूनिफॉर्म अपॉर्चुनिटी होता है, सब लोग को बराबरी का अधिकार मिलता है, जबकि इक्विटी में कस्टमाइज सपोर्ट होता है, जिसको ज़रूरत है उसको अधिकार मिलता है। इक्वालिटी में फोकस किया जाता है कि सब लोग बराबर है, लेकिन इक्विटी में फोकस किया जाता है फेयरनेस, मतलब जिसको ज़रूरत है उसको सपोर्ट मिलेगा। इक्वालिटी में डिफरेंसेस को इग्नोर किया जाता है, जबकि इक्विटी में डिफरेंसेस को रिकॉग्नाइज किया जाता है, पहचाना जाता है। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा? इक्वालिटी इंश्योर इक्वल राइट्स वाले इक्विटी इंश्योर फेयर अपॉर्चुनिटी। तो इक्वालिटी जो है वो इक्वल राइट्स के बारे में बात करता है, जबकि इक्विटी फेयर अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करता है। आगे है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है? तो इसका इंपॉर्टेंस पहले समझते हैं। एजुकेटिंग ए वुमन इज एजुकेटिंग ए नेशन, कि अगर एक औरत पढ़ती है तो पूरा देश पढ़ता है। अब समझते हैं एक एक सब चीज़। पहला आता है प्रमोट लिटरेसी, एजुकेशन इनेबल्स वुमेन्स टू रीड राइट एंड बिकम लाइफ लॉन्ग लर्नर, कि पढ़े लिखे होने के कारण क्या होता है, लड़कियां हैं या फिर महिलाएं हैं वो पढ़ती है लिखती है और ज़िंदगी भर कुछ ना कुछ सीखती रहती है। इम्प्रूव फैमिली हेल्थ बेहतर होता है। एजुकेटेड वुमेन्स आर मोर अवेयर ऑफ न्यूट्रिशन हाइजीन एंड हेल्थ केयर, अगर महिलाएं पढ़ी लिखी है तो उनको ज़्यादा जानकारी होता है कि न्यूट्रिशन के बारे में, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, हाइजीन साफ़ सफाई और हेल्थ केयर के बारे में भी जानकारी होता है। रिड्यूसेस पॉवर्टी, गरीबी कम होता है। एजुकेशन ब्रेक द साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड अपलिफ्ट द होल फैमिली, कि पढ़े लिखे होने के कारण क्या होता है, लोगों का लाइफ स्टाइल बेहतर होता है, गरीबी से दूर होते हैं। इंकरेजेस इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस वो हो जाती है, मतलब किसी पे वो डिपेंडेंट नहीं होती है, क्योंकि उनके पास बेटर जॉब होता है पढ़ाई के कारण, तो वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती है। अगला है इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ राइट्स, महिलाओं को अगर वो पढ़ी लिखी होती है तो उनको पता होता है कि उनके क्या क्या राइट्स है, चाहे लीगल राइट्स हो, सोशल राइट्स हो या फिर पॉलिटिकल राइट्स हो। नेक्स्ट है रिड्यूसेस सोशल इविल, समाज में फैली बीमारी को या फिर कुरीतियों को ख़त्म करती है, जैसे चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह, डोरी, दहेज, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव और भी बहुत तरह की सोशल इविल, समाज में फैली बीमारियाँ। इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, अगर महिलाएं पढ़ी लिखी होती है तो उनको पता होता है कि उनके फैमिली के लिए या उनकी कम्युनिटी के लिए क्या क्या डिसीजन लेना बेहतर होगा। प्रमोट जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं, जैसे एजुकेशन फॉस्टर रिस्पेक्ट इक्वालिटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन, कि महिलाएं अगर पढ़ी लिखी होती है तो उनका सम्मान होता है, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता है अगर वो पढ़ी लिखी होती है तो। स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी को और भी बेहतर किया जाता है। एजुकेटेड वुमेन पार्टिसिपेट एक्टिवली इन सोशल, पॉलिटिकल एंड सिविल लाइफ, किसी भी तरह का लाइफ हो, चाहे सोशल लाइफ हो, पॉलिटिकल लाइफ हो या फिर सिविक लाइफ हो, सब में उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है अगर वो पढ़ी लिखी होती है।
कंट्रीब्यूट्स टू नेशनल डेवलपमेंट, नेशन मतलब देश को डेवलप करने में उनका योगदान होता है। कैसे होता है? तो वो वुमेन्स एजुकेशन लीड्स स्किल्ड हेल्थी एंड प्रोग्रेसिव नेशंस, कि महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी तो उनके पास स्किल होगा जिसके कारण वो देश को और भी बेहतर बना सकती है। तो इसका कंक्लूजन हम क्या निकाल सकते हैं? एजुकेटेड वुमेन्स क्रिएट एजुकेटेड फैमिलीज एंड आर स्ट्रॉन्ग गर्ल सोसाइटी, कि पढ़ी लिखी औरतें होंगी तो पढ़ा लिखा परिवार होगा और सोसाइटी भी बेहतर होगा। नेक्स्ट है डिस्कस जेंडर स्टीरियोटाइपिंग इन इंडिया। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है और इसे भारत में किस तरह से देखा जाता है? तो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग मीन्स असाइनिंग फिक्स्ड रोल्स एंड एक्सपेक्टेशन टू मेन एंड वुमेन बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल बिलीफ, कि पुरानी तौर तरीके से पुरानी रीति रिवाजों का इस्तेमाल करते हुए जो भी महिलाओं को या पुरुष को जो उनकी जिम्मेदारी दी जाती है, उनका रोल्स दी जाती है, उसे कहते हैं जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। जैसे लड़कों के बारे में क्या बोला जाता है? इंजीनियर, लीडर या फिर ब्रेड विनर बनेंगे। वही महिलाओं के बारे में केयर गिवर, कुक या फिर स्टे एट होम, घर में रहो, लोगों का देखभाल करो, खाना बनाओ, ये महिलाओं के लिए बोला गया है। और पुरुषों के लिए क्या बोला जाता है? पढ़े लिखे रहेंगे तो वो खाना लाने वाले होंगे, लीडर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। एग्जाम्पल समझते हैं इंडिया में कि बॉयज़ को कंसिडर किया जाता है ब्रेड विनर, गर्ल्स को एक्सपेक्ट किया जाता है वो हाउस होल्ड वर्क करेंगी, घर का काम करेंगी। हमारी सोसाइटी में मेल चाइल्ड को प्रेफरेंस दिया जाता है। वुमेन्स जो है वो अंडर प्रेजेंटेड इन लीडरशिप, लीडरशिप में उनका कुछ खास प्रेजेंटेशन नहीं होता है। कुछ प्रोफेशंस जो होते हैं वो मेल या फीमेल के लिए फिक्स्ड कर दिए जाते हैं। इसका क्या इफेक्ट होता है? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, लिमिटेड अपॉर्चुनिटी मिलता है, लोअर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है महिलाओं में और उनका अनइक्वल पार्टिसिपेशन होता है। तो इसके मेजर्स क्या है? तो जेंडर सेंसिटिव एजुकेशन देना चाहिए जिससे पता चले कि किनको पढ़ने को मौका मिल रहा है, और एजुकेशन ऐसा होना चाहिए जिसमें दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। फिर अवेयरनेस कैंपेन होना चाहिए, अलग अलग जगह पे कैंपेन लगाना चाहिए जिससे बता जाए कि महिलाओं और पुरुषों के बीच में कोई समानता नहीं होती है, दोनों बराबर होते हैं। फिर जो स्टीरियोटाइपिंग है, किताब में भी लिखे जाते हैं कि लड़कियां ये करेंगे, लड़के ये करेंगे, उसको भी हटाया जाए। तो इक्वालिटी का शुरुआत अगर होगा तो स्टीरियोटाइप खत्म होगा। इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि जेंडर स्टीरियोटाइपिंग रेस्ट्रिक्ट्स ह्यूमन पोटेंशियल एंड मस्ट बी एलिमिनेटेड थ्रू एजुकेशन, की पढ़ाई लिखाई करके ही इसको खत्म किया जा सकता है। लेट अस रेज चिल्ड्रन नॉट स्टीरियोटाइप्स, बच्चों को हम पालते हैं ना कि स्टीरियोटाइप को पालते हैं। एक्सप्लेन द नेशनल स्कीम ऑफ इंसेंटिव टू गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। ये मेरा क्वेश्चन है कि नेशनल स्कीम ऑफ इंसेंटिव्स क्या है जिससे लड़कियों को सेकेंडरी एजुकेशन आगे चल के जो हायर एजुकेशन होता है उसमें उनको किस तरीके से मदद मिलता है। इसका इंट्रोडक्शन, द नेशनल स्कीम ऑफ इंसेंटिव फॉर गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन was launched by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू encourage गर्ल टू कंटिन्यू सेकेंडरी एजुकेशन। तो यह जो स्कीम है वो भारत सरकार के द्वारा लाया गया था ताकि लड़कियां आगे की अपनी पढ़ाई को कर सकें। इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे? इंक्रीज इनरोलमेंट ऑफ गर्ल्स, लड़कियां स्कूल में उनका एडमिशन हो, ड्रॉप आउट ख़त्म किया जाए कि 6-7 पढ़ के स्कूल छोड़ दी वो ख़त्म किया जाए, प्रमोट करे सेकेंडरी एजुकेशन के 11-12 की पढ़ाई भी कर सके, और अर्ली मैरिज को भी डिले किया जाए। जैसे समाज में देखा जाता है 17 साल 18 साल हुई शादी कर दो, ये सब देखने को मिलता है। इसके फीचर्स क्या है कि फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड टू एलिजिबल गर्ल्स, जिन लड़कियों को ज़रूरत है पैसों की ताकि वो अपने पढ़ाई में मदद कर सके, दिया जाता है। फोकस किया जाता है SC ST गर्ल्स का और डिसएडवांटेज ग्रुप का जिनको पैसों की कमी होती है, उन पे फोकस किया जाता है। और कम से कम 10 क्लास तक तो पढ़ सके, कम से कम 10 क्लास तक उनका पढ़ाई होना चाहिए। सपोर्ट करता है कि एजुकेशनल कंटिन्यूटी की आगे भी वो पढ़ाई करते रहे। तो इंसेंटिवाइजिंग एजुकेशन एम्पावर गर्ल्स बिल्डिंग अ बेटर इंडिया, कि अगर लड़कियों को पढ़ने का मौका दिया जाए तो वो देश को बेहतर बना सकते हैं। इससे क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं? इम्प्रूव लिटरेसी, पढ़े लिखे लोगों की संख्या बढ़ेगी। प्रमोट एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट को बढ़ाया जाता है। इन्हेंस सोशल इक्वालिटी भी बढ़ती है। इंकरेज हायर एजुकेशन को भी बढ़ाया जाता है। इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? दिस स्कीम इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स यूनिवर्सल सेकेंडरी एजुकेशन फॉर गर्ल्स, की ये जो स्कीम लाया गया था सरकार के द्वारा, ये यूनिवर्सल सेकेंडरी एजुकेशन फॉर गर्ल्स की जितनी भी लड़कियां हैं सब लोग को पढ़ने का मौका दिया जाए और कम से कम वो 10 क्लास तक तो पढ़ाई कर ही ले।
फिर यहाँ कुछ कुछ कोटेशंस भी दिए गए हैं। व्हेन यू एजुकेट अ गर्ल यू एजुकेट ए फैमिली एंड व्हेन यू एजुकेट यू, यहाँ कुछ कोटेशंस दिए गए हैं। व्हेन यू एजुकेट अ गर्ल यू एजुकेट ए फैमिली, यू एजुकेट ए कम्युनिटी, यू एजुकेट ए नेशन। कि जब आप महिलाओं को पढ़ाते हो या फिर लड़कियों को पढ़ाते हो तो आप एक पूरे परिवार को पढ़ा रहे हो, पूरे समुदाय को पढ़ा रहे हो, आप पूरे देश को पढ़ा रहे हो। एजुकेट गर्ल एम्पावर इंडिया, कि महिलाओं को पढ़ाइए, लड़कियों को पढ़ाइए और देश का विकास होते हुए देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म जेंडर, व्हाई डू जेंडर डिफरेंशियल जेंडर डिस्पैरिटी परसिस्ट। जेंडर से आप क्या समझते हो और जेंडर डिफरेंसेस या फिर जिसे हम लोग जेंडर डिस्पैरिटीज भी कहते हैं उसके कंटिन्यू होने का क्या कारण है। पहले समझते हैं मीनिंग ऑफ जेंडर। Gender refers to socially constructed roles, responsibilities and expectations assigned to men and women by the society। समाज के द्वारा जो भी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है जो समाज के द्वारा दी जाती है मैन और वुमेन को, उसी को कहते हैं जेंडर। याद रखना है, इट इज़ नॉट अबाउट बायोलॉजिकल डिफरेंसेस, इट इज़ अबाउट सोशल एक्सपेक्टेशंस। कि ये बायोलॉजिकल डिफरेंसेस कारण नहीं है बल्कि सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट करती है उसके कारण है। कॉजेस ऑफ जेंडर डिस्पैरिटीज, जेंडर डिस्पैरिटीज होने का क्या कारण है, जेंडर डिफरेंसेस होने का क्या कारण है। फर्स्ट है पैट्रियार्की सोशल स्ट्रक्चर, कि हमारा जो समाज है वो पैट्रियार्की है, पुरुष प्रधान है। जेंडर स्टीरियोटाइप, रूढ़िवादी सोच। अनइक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, कि सब लोग को बराबर पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। इकोनॉमिक डिपेंडेंसी, कि अपने हर छोटे मोटे खर्च के लिए वो डिपेंडेंट होती है। चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह। लैक ऑफ अवेयरनेस, जागरूकता नहीं होना। सोशल कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, समाज के द्वारा बनाए गए नियम कानून। वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन, जिस जगह पे वो काम करती हैं वहाँ भी उनके साथ विभेद होता है। इफेक्ट ऑफ जेंडर डिस्पैरिटीज़, जेंडर डिस्पैरिटीज़ का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो एजुकेशनल इनइक्वालिटी, कि पढ़ाई लिखाई सही ढंग से नहीं मिलता है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, रोजगार सही ढंग से नहीं मिल पाता है। सोशल एक्सक्लूजन, समाज में उनको पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलता है। रिड्यूस पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, और महिलाओं को कहीं भी पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलता है। मेजर टू रिड्यूस जेंडर डिस्पैरिटीज़, जेंडर डिस्पैरिटीज़ को कम करने का क्या कारण है या फिर हम क्या क्या कर सकते हैं। तो क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, सबके लिए क्वालिटी एजुकेशन मिले, वुमेन एम्पावरमेंट मिले, लीगल प्रोटेक्शन मिले और इन्फोर्समेंट मिले। जेंडर सेंसिटिव करिकुलम, की अगर किसी भी तरह का हमारा जो पढ़ाई है वो जेंडर सेंसिटिव होना चाहिए, कि लड़का लड़की के बीच में विभेद ना करे। सोशल अवेयरनेस एंड कैंपेन, लोग अवेयर हो, अलग अलग तरह के कैंपेन चला जाए। वाई डू जेंडर डिस्पैरिटी परसिस्ट, जेंडर डिस्पैरिटी देखने को क्यों मिलता है इतना, तो डीप रूटेड सोशल एंड कल्चरल प्रैक्टिस, कहीं ना कहीं समाज में और जो हमारा कल्चर है उसमें ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा गहरी है। ये क्या हो सकता है, एक्सेप्टेंस ऑफ ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स, कि जो भी पुराने लंबे समय से ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स होते हैं उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है। लैक ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज सिंस चाइल्डहुड, बचपन से ही अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाना। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर इम्बैलेंस, कहीं ना कहीं चाहे पॉलिटिकल पावर हो या इकोनॉमिक पावर हो, दोनों सही ढंग से नहीं मिल पाता। इसका कंक्लूजन क्या है, जेंडर डिस्पैरिटीज परसिस्ट बिकॉज ऑफ डीप रूटेड सोशल एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस बट कैन बी रिड्यूस थ्रू एजुकेशन एंड लीगल रिफॉर्म, कि जेंडर डिस्पैरिटीज बहुत ही लंबे समय से समाज में चल रहा है, कल्चर में चल रहा है, लेकिन इसे एजुकेशन और कुछ कुछ लीगल रिफॉर्म, नियम कानून जो कानून बनाते हैं उससे ख़त्म किया जा सकता है। डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एजुकेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है वुमेन्स के एजुकेशन में। तो इंट्रोडक्शन क्या हो जाता है कि आफ्टर 1947 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गिव स्पेशल इंपॉर्टेंस टू वुमेन एजुकेशन, कि महिलाओं की पढ़ाई में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ज़्यादा योगदान दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजन है, आर्टिकल 14 बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, लड़का लड़की सब बराबर है। आर्टिकल 15 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स, कि सेक्स के आधार पे लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जाए। आर्टिकल 16 बोलता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, कि रोजगार में सब लोग को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। कमीशन एंड पॉलिसीज, क्या क्या कमीशंस है, तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है जो 1948 से 1949 था। कोठारी कमीशन है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 है। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 है। प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 है और नेशनल एजुकेशन 2020 है। गवर्नमेंट के क्या क्या प्रोग्राम है, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान,
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, समग्र शिक्षा अभियान। इससे क्या क्या अचीवमेंट है कि फीमेल लिटरेसी बढ़ रहा है, लड़कियों का स्कूल में एनरोलमेंट बढ़ रहा है, हायर एजुकेशन में उनका पार्टिसिपेशन हो रहा है कि वो आगे की पढ़ाई भी कर पा रही है, फिर उनको अपने पावर्स के बारे में पता है, वो अवेयर है अपने एम्पावरमेंट के बारे में। तो एजुकेटेड वुमेन्स एम्पावर फैमिलीज स्ट्रॉन्ग नेशन, ताकि अगर महिलाएं पढ़ी है तो परिवार बढ़ेगा और हमारा राष्ट्र भी स्ट्रांग होगा। इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? वुमेन्स एजुकेशन हैज़ मेड रिमार्केबल प्रोग्रेस आफ्टर इंडिपेंडेंस ड्यू टू कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्ट एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। इट इज़ द की टू जस्ट, इक्विटेबल एंड डेवलप्ड इंडिया। कि वुमेन एजुकेशन में बहुत तक बदलाव आए हैं। कब? इंडिपेंडेंस के बाद, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के सपोर्ट मिला और गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स को शुरू किए, जिसके कारण एजुकेशन में इनका बदलाव देखने को हमें मिलता भी है। थ्रो लाइट ऑन एम्स ऑफ वुमेन एजुकेशन। वुमेन एजुकेशन पे आप प्रकाश डालिए कि वो क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो इंट्रोडक्शन हो जाता है कि वुमेन एजुकेशन इज एसेंशियल फॉर इंडिविजुअल, सोशल एंड नेशनल डेवलपमेंट। कि डेवलपमेंट के लिए किसका, चाहे वुमेन्स का हो, सोसाइटी का हो या फिर नेशन का है, उसका डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। एम क्या है? डेवलपमेंट और पर्सनालिटी, पर्सनालिटी के विकास होना, इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, पढ़े लिखे होंगे तो अपना पैसा खुद देख पाएंगे, अपने खर्चे खुद उठा पाएंगे। सोशल एम्पावरमेंट, समाज में बहुत तरह उनको ऊंचा दर्जा देना। पॉलिटिकल अवेयरनेस, पॉलिटिक के बारे में जानना। हेल्थ एंड हाइजीन अवेयरनेस, उनको अपने हेल्थ के बारे में जानकारी मिले, हाइजीन के बारे में जानकारी मिले। लीडरशिप क्वालिटीज़ बेहतर हो, प्रमोट करे जेंडर इक्वालिटी, सोशल इविल्स को ख़त्म करना, फैमिली मैनेजमेंट को बेहतर तरीके से संभालना और नेशनल डेवलपमेंट करना। इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होता है, हर व्यक्ति को इन्फॉर्म होता है, सिटीजन्स को, कि उनके क्या जिम्मेदारियां हैं। डेमोक्रेसी को पावर देता है, प्रमोट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एजुकेट अ वुमेन, यू एजुकेट अ फैमिली। एजुकेट अ गर्ल, यू एजुकेट अ नेशन। कि एक औरत को पढ़ाएंगे तो एक परिवार पढ़ेगा और एक लड़की को पढ़ाएंगे तो एक देश पढ़ेगा। तो इसका कंक्लूजन क्या होता है? द अल्टीमेट एम ऑफ वुमेन्स एजुकेशन इज टू एम्पावर वुमेन एंड इंश्योर देयर फुल पार्टिसिपेशन इन ऑल स्फीयर ऑफ लाइफ। कि अगर महिलाएं पढ़ेंगी तो महिला सशक्तिकरण भी होगा और वो ज़िंदगी के हर स्तर पे, हर जगह पे वो पार्टिसिपेट करेंगी।